अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 और 19। ये दो लास्ट चैप्टर रह गए हैं और फ़िज़िक्स के बाकी हमारा सिलेबस पूरा हो गया। इन दोनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो एनईटी के अंदर जिस तरह सवाल आते हैं वो मैं बताऊंगा। वैसे तो जो चैप्टर 17 है वो पूरा का पूरा थ्योरी वाला है, उसको अगर आपने करना है तो आपको एक दफ़ा उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ऊपर से वो सारे MCQs, वो सारी बातें जो MCQs के अंदर पूछते हैं वो मैं बता दूँगा। ज़्यादा मैं लिखता कम हूँ, मैं बोलता ज़्यादा हूँ, तो जो मैं बोल रहा होता हूँ आप लोगों ने वो वाली चीज़ें भी नोट करनी होती हैं, क्योंकि वो भी आधे MCQs ही होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग उन बातों में भी गौर किया करें जो मैं बोल रहा होता हूँ। चैप्टर नंबर 17, इसका नाम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है, फिर कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, फिर क्वेरी पॉइंट क्या होता है, फिर सेमी कंडक्टर्स के अंदर एन टाइप पी टाइप क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें पढ़नी है। मैं सारी वो बातें बताऊँगा जो कि पेपर के अंदर आती हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? Crystalline solids in which the atoms are arranged in definite, regular and order is called crystalline solid. Definite, regular, ऑर्डर में जो एटम्स होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। फिर इसकी टाइप कौन सी है? टाइप्स के अंदर आता है क्वार्ट्ज। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो नीचे डिफरेंट मटेरियल्स के नाम लिखे और बोले ये कौन सा है, कौन सा सॉलिड है, तो आप लोगों ने देख लेना है क्रिस्टलाइन की कौन सी एग्जांपल है। क्वार्ट्ज, मिका, शुगर। ठीक है। फिर आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिसके अंदर कोई डेफिनेट रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड की क्या एग्जांपल है? ग्लास, रबर, सल्फ़र। लोग इसमें गलती करते हैं, ग्लास को वो समझ लेते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। जब आप उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, उसके अंदर कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता। फिर इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी which is not free to move, there is a change in its length or volume. When these forces are removed, the body tends to regain its shape. अब एक ये बॉडी है, इस पे मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, अब ये हल्की सी बेंड होगी इस तरह, लेकिन इलास्टिसिटी की वजह से, अगर इसमें इलास्टिसिटी होगी तो ये बॉडी बेंड होने के बाद जो फोर्स मैंने हटा दी तो ये बॉडी वापस इस पोजीशन में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब डिफॉर्मिंग फोर्स, वो फोर्स जिसके अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते हम उसको डिफॉर्म करें, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी मर्ज़ी फोर्स अप्लाई कर दो वो वापस अपनी पोजीशन गेन कर ले, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। फिर होती है प्लास्टिक बॉडी। द बॉडी विच डज़ नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द एक्सटर्नल फोर्स इज़ नोन एज प्लास्टिक बॉडी। अब जिस तरह ये बॉडी थी ना, इसने पहले हमने अप्लाई की, इसने हल्की सी इसको रेजिस्टेंस भी अप्लाई की। रेजिस्टेंस अप्लाई करने की वजह से जब ये हटेगी तो ये वापस अपनी उसमें आ जाएगी। लेकिन ऐसी बॉडी जो बिल्कुल रेजिस्टेंस अप्लाई ना करे, अब ये मैं फोर्स हटाऊंगा तो ऐसे की ऐसी रहेगी, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो ये कुछ टाइप्स थी कि बॉडीज़ किस तरह की होती हैं। एक रिजिड होती है, प्लास्टिक होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक टाइप है प्रेशर की। प्रेशर और स्ट्रेस सेम चीज़ है, सेम फार्मूला है उसका। स्ट्रेस भी फोर्स ओवर एरिया होता है, इसका यूनिट और डायमेंशन सेम होती हैं प्रेशर के। तो ये आपके पास MCQ आ सकता है कि प्रेशर है सेम डायमेंशन एज, तो स्ट्रेस के साथ भी सेम डायमेंशन होती है, और किसके साथ होती है वो आप लोग खुद निकालोगे। फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसकी डिमेंशन किस जैसी होती है, प्रेशर जैसी होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, F/A। इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डिमेंशन क्या होती है, ml-1t-2। फिर स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, अब एक ये स्प्रिंग है जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इस तरह खींच के बड़ा हो गया। अब इसकी लेंथ बड़ी होगी, इस इतनी लेंथ बड़ी है, इसमें आई चेंज इन लेंथ। इस चेंज इन लेंथ की वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर अब एक ऑब्जेक्ट है, ये क्यूब था, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की, ये क्यूब अंदर से थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने अंदर फोर्स अप्लाई की, बड़ा हो गया, इसके अंदर हल्का सा वॉल्यूम में चेंज आया तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फिर टेंजेंशियल से जो मैंने पहले पढ़ाया था, अगर ऐसे हल्का सा स्लाइटली वो टिल्ट कर दे तो उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसके अंदर थीटा एंगल डेवलप होगा, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, और या फिर शेयर स्ट्रेस। फिर होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, अब जो मैंने ये चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस किया ना, इसकी रेशो उसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब क्योंकि दोनों लेंथ के यूनिट होंगे या वॉल्यूम के यूनिट होंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये कट जाएगी। रेशो है ना, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है, पढ़ा भी होगा आपने, डायमेंशन लेस, नो यूनिट। ठीक है। अब डिफरेंट, जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, और वो भी होता है टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेन भी होता है। उनके अपने अपने फार्मूले हैं। जिस तरह जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसका फार्मूला होता है डेल्टा L/L, और वॉल्यूमेट्रिक का होता है डेल्टा V/V, और टेंजेंशियल क्या होता है डेल्टा X/L। थीटा वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। फिर आते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीन तरह के मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। अब ये तीन तरह के भी तीनों स्ट्रेस और तीनों स्ट्रेन के लिए होते हैं। अब यंग मॉड्यूलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, फिर बल्क मॉड्यूलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, इसी तरह शेयर मॉड्यूलस होता है शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए। अब मॉड्यूलस भी एक रेशियो है, जिस तरह स्ट्रेन रेशियो है उस तरह मॉड्यूलस भी एक रेशियो है, लेकिन इस रेशियो, ये एक स्पेसिफिक रेशियो है जिसका यूनिट भी होता है, और इसका यूनिट सेम एज किसके होता है, प्रेशर के। वाई ये है यंग्स मॉड्यूलस, लीनियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L। अब ये अगर मैं इसको थोड़ा सही तरह लिखूं तो ये होगा। और इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज प्रेशर। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली जिनके सेम यूनिट होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस। फिर जो वॉल्यूमेट्रिक होगा उसके अंदर भी सेम यही फार्मूला होगा, बस नीचे डेल्टा V/V आ जाएगा। बाकी सेम आपने इसको इस तरह लिख लेना, यहाँ पे V डाल देना, यहाँ पे डेल्टा V डाल देना। ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये सिर्फ एनईटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक ऐसा लॉ है जो अगर आप किसी इंटरव्यू में भी बैठे हो ना तो आपको ये पूछ सकता है कि डिफ़ाइन हुक्स लॉ। अगर आप किसी इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो वो आपको सिंपल ये भी पूछ सकता है डिफ़ाइन हुक्स लॉ। तो इसकी क्या नाम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस set up within an elastic body is proportional to the strain। हुक्स लॉ बेसिकली कहता है स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, वो कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। और अगर मैं इसको थोड़ा और
एक्सपेंड करूं तो वो ये कहता है कि जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आएगी, लेकिन किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन। हुक्स लॉ ये कहता है। अब हुक्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट आता है जब हम इसको डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल करते हैं, के एक्स। इस कांस्टेंट को भी हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका भी सेम यूनिट है। फिर आता है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड बॉडीज़। जब कोई बॉडी डिफॉर्म होती है ना, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज आएगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ का चेंज आएगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। तो उसका फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला उसका है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों गिवन हो, आपने क्या करना है, वह स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है। फिर अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन गिवन ना हो, आपको यंग्स मॉड्यूलस दे दे, तो आपने ये करना है 1/2 इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यो भी स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, ये फार्मूला है इसके लिए। फिर अगर बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा तो आपने यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस लिख लेना है, यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर आती है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी तो वैसे तो हमने जो अगला चैप्टर नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, लेकिन बेसिक पढ़ाई हुई इस चैप्टर के अंदर है, तो मैं बस ऊपर से बताऊँगा इसके अंदर होता क्या क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी हमें क्या कहती है कि एक जो सॉलिड होता है ना, उसके अंदर डेंसली पैक्ड आइसोलेटेड सिंगल एटम्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये जो एटम्स होते हैं, आइसोलेटेड सिंगल एटम्स, ये पोजेस करते हैं एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो एनर्जी लेवल एक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के ऊपर। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी मतलब उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा डिपेंड करती है उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के ऊपर। अब एनर्जी बैंड के अंदर डिफरेंट पोजीशन हैं इलेक्ट्रॉन की। वो पोजीशन कौन कौन सी है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। फिर इसके अंदर आता है कंडक्शन, एक बैंड, एक मतलब स्टेट आती है कंडक्शन स्टेट। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब कि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है और वो फ्री मूव नहीं कर रहा, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के अंदर है और उसका अब कोई रोल नहीं है कंडक्शन के अंदर। जैसे ही वो एक्साइटेशन करेगा, मतलब उसको एनर्जी मिलेगी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा। जो एक्साइटेड स्टेट वाले में होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना ग्राउंड स्टेट के अंदर, जो सबसे ऊपर होंगे, उनको जब एनर्जी मिलेगी वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर होते रहेंगे। जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा वो क्या नाम है, फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो एक फिर बैंड आएगा, पहले वैलेंस बैंड में आएंगे, फिर आएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जहाँ पे न्यूक्लियस की उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रही होती, वो फ्रीली मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पोटेंशियल गैप या पोटेंशियल वो अगर कहीं पे पोटेंशियल अप्लाइड है तो उसकी तरफ वो मूव करेंगे। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट ये बैंड्स और एनर्जी गैप्स होते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, उसका जो वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड, और ये समझो कंडक्शन बैंड है। इसमें एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह थोड़ी सी भी एनर्जी उनको मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से कंडक्टेंस करने लग जाता है। लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये वैलेंस है, अगर वैलेंस बैंड, तो ये कंडक्शन बैंड होगा। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको
कंडक्शन कराने के लिए। इस वजह से इंसुलेटर कंडक्ट ही नहीं कराता है, क्योंकि उसको अगर इंसुलेटर को हमने कंडक्टर बनाना है तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी कि वो ये गैप पूरा कर ले, और इतनी एनर्जी हम उसको दे ही नहीं सकते, इस वजह से वो कंडक्ट ही नहीं करता। कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी गैप कम होता है, तो उनको हम हीट दे के कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसका थोड़ा ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए। उसकी कंडक्टिविटी 10⁸ टाइम्स होती है। कंडक्टर 10⁸ टाइम्स होती है कंडक्टिविटी। इंसुलेटर की होती है 10⁻16 से लेकर 10⁻6 तक। अब ये जो -6 वाला होगा ये वो होगा जिसका एनर्जी गैप थोड़ा कम होगा, और -16 वाला वो होगा जिसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की होती है, अब सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनको अगर मैं हीट करूं तो कंडक्टर बन जाए, और अगर मैं कूल करूं तो वो इंसुलेटर बन जाए। इनकी होती है 1, और ये होता है ओहम मीटर इनवर्स। इसका यूनिट होता है ओहम मीटर इनवर्स। सेम उधर भी। इसके अंदर एनर्जी गैप कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके अंदर बहुत कम होता है, और इसके अंदर भी बहुत कम होता है। इसके अंदर होता है, जर्मेनियम के अंदर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितना फ़र्क है, और सिलिकॉन में था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स अब दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर करते क्या हैं? सेमीकंडक्टर करते हैं जब उनको हम हीट देते हैं तो उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो टूट के मतलब अपनी पोजीशन छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो अपनी जगह पे जो वैकेंसी उनकी खाली होती है वहाँ पे पॉजिटिव एक होल बन जाता है, और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव, जिसकी वजह से दो टाइप की चीज़ें बन जाती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब दोनों की वजह से कंडक्शन होती है। अब क्योंकि पहले अगर हमने पढ़ा था सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव होल दोनों की वजह से कंडक्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। एन टाइप और पी टाइप मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो वो आपको पता होगा। एन टाइप होता है कि जब हम पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन को, पेंटावेलेंट एटम को, इम्प्योरिटी को किसी सेमीकंडक्टर के अंदर पुट कराएं तो वो एन टाइप बनाती है। और पी टाइप होता है कि मैं ट्राईवेलेंट। अब पेंटावेलेंट एन से याद करो, एन टाइप के अंदर पी वाला आएगा, एन के अंदर पी टाइप का आएगा पेंटावेलेंट, पी टाइप के अंदर ट्राईवेलेंट आएगा। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज क्या होते हैं? होल्स। फिर आता है सुपर कंडक्टर। टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सारी, कोई एटम या सब्सटेंस अपनी सारी रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दे, जिस पे उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ सब्सटेंसेस का बताता हूँ मैं, जिसना Hg का है, Hg होता है मरकरी 4.2 केल्विन, लेड का है 7.2, एल्युमिनियम का है 1.12, लेड 7.2, एल्युमिनियम 1.12 केल्विन। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस अपनी पूरी की पूरी रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दे, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस अभी तक हमने फाइंड नहीं किए जो कि रूम टेम्परेचर पे अपनी रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दे। रेजिस्टेंस ज़ीरो होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा, हमें 100% आउटपुट मिल रहा होगा, 100% आउटपुट मिल रहा होगा, जिससे हमें बहुत एफिशिएंसी मिलेगी, हमारे काम मतलब हमें कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो इस वजह से सुपर कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका यूज़ कहाँ का होता है? ये MRI के अंदर यूज़ होते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स के अंदर यूज़ होते हैं, फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज़ होते हैं। फिर आता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैग्नेट से रिलेटेड है।
इनमें फ़र्क क्या होता है मैं फ़र्क के साथ बताऊँगा। यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई क्या होते हैं? रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट जिनको रिपेल करे। ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, फीबली थोड़ा सा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डेड, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड नहीं होते। पैरामैग्नेटिक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई एक दो अनपेयर्ड होता है। और फेरोमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपनी आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब उनकी जो अलाइनमेंट होती है वो ईज़िली चेंजेबल होती है। तो जिसकी वजह से जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। अब आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है जो हम किस में यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर्स के अंदर यूज़ करते हैं। फिर आता है हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में ला के मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको हमने मैग्नेटाइज किया, तो जब हम मैग्नेट को हटा भी देते हैं तब भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता रहता है। वो क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर हिस्टैरिसीस इफेक्ट होता है। हिस्टैरिसीस इफेक्ट, इसकी एक डायग्राम है, पत्ते जैसी होती है। ये होता है सैचुरेशन पॉइंट, जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट भी अपनी मैक्सिमम मैग्नेटिक आउटपुट देने लग जाता है। ये होता है रिटेंटिविटी पॉइंट, कि जब मैंने पूरा का पूरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी लेकिन फिर भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करी जा रहा है, मतलब अब वो मैग्नेट बन चुके हैं। अब मैं बेशक मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूँ, अब वो मैग्नेट ही रहेगा। फिर ये होता है कोर्सिविटी। अगर मैंने उसके अंदर से दोबारा से उसको नॉर्मल मटेरियल बनाना है, दोबारा से उसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट हटाना है, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। फिर जब मैं दोबारा से ऑपोजिट पोजीशन में लगाऊंगा दोबारा से सैचुरेशन होएगी, फिर उसको दोबारा हटाना पड़ेगा, फिर रिटेंटिविटी करनी पड़ेगी, और ये इस तरह साइकिल चलता रहेगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस लूप का एरिया है। इसका MCQ आता है, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज़ मेजर ऑफ। तो इसका आंसर है, इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्पेसिमन ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। तो ये आपने याद करना है कि इसका एरिया किसके इक्वल होता है और क्या इसका आंसर है। बाकी ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट चैप्टर करना है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। एक चैप्टर रह गया पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स, पहले हमारी पूरी हो गई थी, फर्स्ट ईयर भी पूरी हो जाएगी, फिर आपकी NT टेस्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी।